आप सभी को बोर्ड सारथी में हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन में हम लोग क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया गया झारखंड बोर्ड की ओर से उसका सारा आंसर को देखेंगे। आपका जो एग्जाम होगा इस बार साइंस पेपर का मैट्रिक एग्जाम का, वो आपका 2 पेपर में होगा। यानी पहला जो सेक्शन होगा, पहला सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें कितना मार्क्स रहेंगे, फुल मार्क्स 40, और सेकंड जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा जिसमें आपका 40 रहेगा। दोनों मिला के आपका 80 नंबर का थ्योरी पेपर होगा और 20 नंबर क्या रहेगा, आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हेल्प करेगी आपको जानने के लिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है, और उसी आधार पर क्या करेंगे आप एग्जाम का तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपसे कोई आंसर नहीं काटा जाएगा। तो इस सेशन के थ्रू आप देखेंगे कि आपका प्रिपरेशन कैसे हुआ है, और साथ ही साथ देखते चले कि किसका आंसर क्या होगा और किस क्वेश्चन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कितने चैप्टर से, ये भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी यानी कि एफ और जो वक्रता त्रिज्या होती है जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं उसके बीच क्या संबंध होती है। तो हम लोग प्रकाश चैप्टर में पढ़े थे कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी इक्वल टू क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधा होती है, यानी कि एफ इक्वल टू क्या होती है, r/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आप कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी कौन सी भौतिक राशि चेंज नहीं होती है। तो प्रकाश का अपवर्तन में वेग भी चेंज होती है, उसका तरंगदैर्घ्य भी चेंज होती है। जो प्रकाश ये जो आवृत्ति वाला आपका जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, उसका आवृत्ति जो होती है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी कि किसी लेंस की जो आपका फोकस दूरी यानी कि एफ दिया हुआ कितना, 1 मीटर। अब इसका पूछा है कि उसकी क्षमता यानी कि उसका पावर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता इक्वल टू क्या होती है, 1/f। चाहे उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो 1/f हम लोग लगाएंगे तो f हम लोगों को 1 मीटर ही दिया हुआ है, तो 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 1 डायप्टर। तो लेंस की क्षमता को हम लोग किस में दर्शाते हैं, डायप्टर में दर्शाते हैं। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ही इजी सवाल पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे इन सवालों को करने के लिए आपको बहुत ही माइनर चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे, इसको हम बड़ा कर दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यानी कि इसमें आपका पावर यानी कि क्षमता दिया हुआ कितना, 4 डायप्टर। आपसे क्या पूछा गया, उसका फोकस दूरी पूछा गया, फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लोग अभी देखिए जो क्षमता होती है लेंस की क्षमता इक्वल टू होती है 1/, फोकस दूरी। तो पावर यहाँ पर 4 दिया हुआ, तो आप लिखेंगे इस टाइप से 1/f। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि वाहन के अग्रदीप यानी वाहन के आगे, कोई भी व्हीकल के आगे किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ शब्द जुड़ा है अग्रदीप, यानी कि वाहन के आगे में हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो वाहन के आगे में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। बट अगर आप यहाँ पूछा जाता है पश्च दर्पण के रूप में आप किसका उपयोग करते हैं, तो पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पश्च दर्पण के रूप में। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी वाहन के पश्च दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र से संबंधित सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको जानकारी हो जा रही है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, और कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी बोर्ड सारथी में। आपका चैनल में बने रहिएगा आप लोग, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र यानी कि नॉर्मल आई का जो दूर बिंदु होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। अगर आपसे पूछा जाता निकट बिंदु कितना होगा, तो सामान्य नेत्र का जो निकट बिंदु कितना होता, 25 सेंटीमीटर। क्या होता, 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु क्या होगा आपका, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होगा, अनंत होगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, आपके एग्जाम में हो सकता है कि इसको पूछा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 9 कि नेत्र में पाई जाने वाली या नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करती है। तो नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा के नियंत्रण कौन करती है,
पुतली करती है प्रकाश की मात्रा की नियंत्रण। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इस सेशन में कंप्लीट 40 क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में क्या बनती है, जब भी कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब जो होते हैं, किस प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होती है, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होती है। किस प्रकार का, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब का। अब यहाँ पूछा गया है कि 1 किलोवाट पर आवर निम्न में से 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई यानी किसकी ऐसा यूनिट है। तो आप देखेंगे कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होती है, जूल होती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बल का ऐसा मात्रक क्या होती है, बल का ऐसा मात्रक होती है न्यूटन, ये भी आप जानते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होती है, एम्पियर होती है, तो ये किसका हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर किसका हो जाएगा, शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा। अब नेक्स्ट पूछा गया कि कूलम किसका मात्रक है। तो कूलम किसका मात्रक है, विद्युत आवेश की मात्रा क्या है, कूलम है। तो आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो आपका विद्युत मोटर होती है वो क्या करती है, आप मैकेनिकल एनर्जी पहले देते हो उसमें, और मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देते हैं, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखेंगे कि जल का अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का अपघटन जो है आपका वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया होगी आपका जल का अपघटन। यानी कि इसका फॉर्मूला का आप लिखेंगे तो इसका होता है 2H2O। जब इसमें अभिक्रिया होगी तो क्या किसका निर्माण होगी, हाइड्रोजन का निर्माण होगी और ऑक्सीजन इसमें मुक्त होगी। तो हाइड्रोजन जो होगी किस में जाके बैठेगी, माइनस में जाएगा, और ऑक्सीजन किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है, एक वियोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि COO यानी कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो कॉपर और जल का निर्माण होती है। दिए हुई अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, उपचयन और अपचयन। तो इसमें किस पदार्थ का उपचयन हो रही है, हाइड्रोजन की उपचयन हो रही है। यानी जब ऑक्सीजन का योग होगा तो उसे हम लोग उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसे हम लोग अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, अपचयन। तो इसमें आप देखेंगे कि अपचयन किसका हो रहा है, तो कॉपर का इसमें अपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बट ये हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्शन होने के बाद इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप जाएंगे, यहाँ एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि दिए गए चित्र में से किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है यानी CuSO4 लिया गया है इसमें, और लोहे का कील है यानी कि आयरन है। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करेगी यानी आयरन और कॉपर सल्फेट CuSO4, तो किस चीज़ का निर्माण होगा। तो आप देखेंगे कि आयरन सल्फेट का निर्माण होगा और कॉपर का विस्थापन हो जाएगा। कॉपर का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया दिखाई गई किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका C, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 आपका एसिड बेस एंड क्षार वाला चैप्टर से है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो है प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है पूछा गया, उदाहरण है पूछा गया है। तो आपका जो लिटमस पेपर है वो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। बाकी मिथाइल ऑरेंज फिनेप्थोलिन ये प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र इसका आंसर हो जाएगा। लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान कितना बताया गया, 10 है। विलयन का पीएच मान दिया गया है 10, तो क्या होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो पीएच होती है उसमें अगर 7 होती है तो 7 वाले उदासीन होते हैं। 7 से अगर कम होगी, 7 से क्या होगी, कम होगी, तो क्या होती है, एसिड होती है यानी कि अम्ल होती है। और अगर 7 से ज़्यादा होगी, 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या होती है, बेस होती है यानी कि क्षार होती है। तो ये क्या होगी, ये आपका क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। यहाँ आपको डायग्राम दिया गया और पूछा गया है कि ये जो साइन है किस चीज़ का साइन है। तो आप जब लैब करेंगे लैब में यह साइन आपको मिलेगा देखने के लिए। तो ये जो है ये दिखाता है कि सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह ये दर्शाता है। ये दिखा रहा था कि हमें अम्लों से हाथ धो नहीं, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का डी ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे कि इमली में कौन सा अम्ल होती है। तो आपका जो इमली होती है उसमें कौन सा अम्ल होती है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल इमली में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 कि कौन से अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
यानी कि रूम टेम्परेचर में वो किस अवस्था में होगी, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में होगी। तो और पूछा गया क्या है वो, अधातु है। क्या है, अधातु। तो ब्रोमीन ब्रोमीन जो है वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर में क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, ये एक अधातु हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में किया जाता है। तो अग्निशामक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हो सकता है कि आपका बोर्ड एग्जाम ये पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। क्वेश्चन नंबर 23, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर बनी है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ जो 4 धातु का नाम दिया गया है उनमें से सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। 25 कि पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी यानी पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, ऊपरी वाला पार्ट होती है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिज। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब पूछा गया 26, आप देखेंगे 26 में पूछा गया है कि प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह यानी कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो आप सभी जानते हैं जो प्रोपेनॉल होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होती है, C2H5CHO। तो इसमें जो अभिक्रियाशील समूह क्या है, CHO, और CHO किसको दर्शाती है, CHO एल्डिहाइड को दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 27 आप देखेंगे आप कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन को आप देखेंगे तो क्या होती है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है बाहर से, हवा से, एयर से, और पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या रहेगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या भोजन का निर्माण करते हैं। और क्या क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और किस चीज़ का मुक्त करते हैं, तो वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं जल का टूटना, तो आप यहाँ देख रहे होंगे हाइड्रोजन जो है टूट रही है, तो जल तो टूट रही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन का मुक्त होना, आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी नंबर देखेंगे आप, दिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, तो हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता। हम लोग देखे रिएक्शन में कि कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हुआ, बल्कि मुक्त क्या हुआ, ऑक्सीजन आपका मुक्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखेंगे तो पूछा गया है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर पढ़ाए थे आपको उन्हीं सारे चैप्टर से पूछा गया था। 3 चैप्टर को फिर से आप रिवाइज करेंगे जिन चैप्टर से, जिन टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन जो होती है ऊपर और नीचे दोनों की ओर होती है। ऐसा नहीं कि खाली नीचे साइड होगी या ऊपर साइड होगी, तो पेड़ पौधे मर जाते हैं, जबकि दोनों साइड फ्लोएम लेके जाते हैं, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि वृक्क जो होती है हम लोग का, किडनी जो होती है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका, वृक्क, न्यूरॉन या डायलिसिस। तो इसका चारों ऑप्शन गलत है। हम लोग सभी जानते हैं कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन गलत है, तो क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो यहाँ 4 आपको पादप हार्मोन का नाम दिया हुआ, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये पादपों में वृद्धि हार्मोन है। तो इनमें से फल को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आप कि एस्ट्रोजन किसमें स्रावित होती है। तो एस्ट्रोजन जो एक फीमेल हार्मोन है और ये कहाँ से स्रावन होती है, अंडाशय से स्रावित होती है। कहाँ से, अंडाशय से स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 32 कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में जाएंगे आप कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो ये जो डायग्राम है किस जीव का, ये हाइड्रा का है। किसका, हाइड्रा। और हम लोग सभी जानते हैं कि हाइड्रा में जो जनन होती है वो बर्ड्स के थ्रू होती है, यानी कि मुकुलन के द्वारा होती है। जो आपका निकला ये मुकुलन है। क्या है, मुकुलन। तो कौन सा रिप्रोडक्शन है ये मुकुलन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन इसका उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में
पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होती है वो समान होती है, तो किस प्रकार के अंग है? तो वे समजात अंग है। क्या है? समजात अंग है। क्या है? समजात अंग, पक्षी और चमगादड़ के पंख। अब मेंडल साहब जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। किसको चुना गया था? मटर के पौधे को चुना था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 आप आएंगे तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, यानी कि प्रोड्यूसर कौन है? तो हम लोग सभी जानते हैं जो ग्रीन प्लांट होती है, जो पौधे होती है, पेड़ होती है, वो क्या होती है? उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। तो ये घास क्या हो जाएगी? यहाँ पर उत्पादक के श्रेणी में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया आपसे, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो शाकाहारी जितने भी होती है वो किस स्तर में आती है? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो शाकाहारी प्रथम पोषी स्तर में आती है। किस में आती है? प्रथम पोषी स्तर में आता है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के अपक्षय यानी कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जिम्मेदार है। अब क्वेश्चन नंबर 39 को आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा यानी कि बायोमास, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो ये सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। इसके बाद के सेशन में जो है हम लोग बात करेंगे किसका? सब्जेक्टिव का। और जितने भी सब्जेक्ट आपका है, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको बोर्ड साथी चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल के साथ आप जुड़े और ये सारे PDF भी आपको मिल जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। कहाँ से PDF मिलेगा, सारे बात किया जाएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन भी आपके लिए लाया जाएगा, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फंसने के आपका चांसेस रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।